नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से हम अपनी दूसरी क्लास लेकर आ गए हैं इंडियन पॉलिटी की। और इंडियन पॉलिटी में अब हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देन वी केम टू द एनालिटिकल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो एनालिसिस हम करेंगे आज की अपनी क्लास में। उससे पहले एक बार पूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन, उसकी प्रोसीडिंग्स से होते हुए कल हमने देख लिया था कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनकर सामने आता है 26 जनवरी 1950 को जो लागू होता है। कल की क्लास में हमने 26 नवंबर की डेट देखी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम पूरा हो चुका था। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके क्या कार्य होते हैं। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई से अगस्त 1946 के बीच। तो तेजी से अभी हम सारी बातों को रिवाइज करते हुए चलते हैं। हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैपेंड। सो ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर या फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, बिकॉज इंडिया को जब आज़ाद करेंगे तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होगी। तो शुरुआत में ब्रिटिशर्स वर रिलेक्टेंट, बट जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड सामने आता है और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो भी काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाता है, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स वर अग्रीइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर वो कुछ लोगों को भेजते हैं जो कि कैबिनेट मिशन के तहत आते हैं या क्रिप्स मिशन के तहत आते हैं। ब्रिटिश मिनिस्टर्स आते हैं इंडिया में और वो डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। सो इन 1942 क्रिप्स मिशन प्लान केम which was failed due to Muslim League's rejection, and after it 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। ये सफल होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में। इसमें कम्युनल ग्राउंड्स पे जो इलेक्शन होने थे, इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाती है मुस्लिम लीग, एंड देन द इलेक्शन वर हैपेंड एंड इन नवंबर 1946 the Constituent Assembly was formed, which has initially 389 members allotted, लेकिन after the formation of Pakistan इसकी strength रह जाती है 299, बट ये होगा बाद में। अभी 389 members में 296 from British India which were indirectly elected and 93 from princely states which were nominated. Okay, 296 members from British India were elected by the state assemblies और 93 members will be nominated by the princely states। के बाद ईच पॉपुलेशन की जो सीट का अलॉटमेंट है वो 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट, तो ये रेशियो रहता था, यानी कि हर एक मेंबर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएगा वो 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो यू कैन डिराइव द इंडियन पॉपुलेशन बाय दैट रूल ऑल्सो एट दैट टाइम। 389 multiplied by 10 lakh, you can get the population of India at that moment of time। उसके अलावा शुरुआत में जब ये इलेक्शंस होते हैं तो 208 सीट्स मिलती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 सीट्स मिलती हैं मुस्लिम लीग को, और स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट पार्टीज को मिलती हैं 15 सीट्स। द रिमेनिंग 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड वैकेंट, बट थ्रू टाइम ये भी भरी जाएंगी बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें अपने एफर्ट्स लगाते हैं। एक डिबेट हमने देखी शुरुआत में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है सिलेक्शन की वो इनडायरेक्टली है, और साथ ही स्टेट असेंबलीज ने चुना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। जो खुद स्टेट असेंबली है वो सभी भारतीयों के वोट से नहीं बनी थी, इसलिए उसका एक आलोचना की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन पूरे भारत की जनता के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन इसके जवाब में हम देखते हैं कि उस समय की सिचुएशंस और उस समय जो भी परिस्थितियां थी उनके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन जरूरी था। और जिन भी वजहों से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, हालांकि वो प्रोसेस तो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर कम्युनिटी का, भले ही वो रिलीजियस बेसिस पे हो, कास्ट बेसिस पे हो या फिर जेंडर बेसिस पे, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और उस समय के बहुत जो बड़े लीडर्स हैं फ्रीडम फाइटर, उन सभी की भी वहाँ मौजूदगी रहती है सिवाय महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के। तो हम कह सकते हैं कि पूरे जनमानस द्वारा भी अगर इनका चुनाव किया जाता तो भी इसी तरह से हमें यही मेंबर मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो दैट्स वाई ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो ये पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन तो करती है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स कैसे हुई थी। तो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है 1946 में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को
टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना जाता है। देन 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं, जो कि पास होता है 22 जनवरी 1947 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन बातों के बारे में बात करता है जिनके आधार पर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल जो लिखी गई थी, यानी कि जो फर्स्ट पेज पे जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उन्हीं की बातों को प्रॉपर तरीके से लिख के प्रियम्बल में पेश किया जाता है। तो इस तरह से प्रियम्बल एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आर रिलेटेड विद ईच अदर। और ये सारी बातें जो हमारी एस्पिरेशंस हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, जब हम उनके अंडर थे, तब हमारी जो विशेष एंड एस्पिरेशंस थी फॉर अ गुड इंडिपेंडेंट इंडिया, वो सभी फुलफिल करती हैं ये बातें। देन वी हैव सेड दैट कैसे प्रोसीडिंग चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके लिए क्या क्या किया गया। तो वेरियस कमिटी वर फॉर्म्ड, इनके बारे में हम पिछली 2 क्लासेस में बार बार बता चुके हैं। यू शुड रिवाइज दोज क्लासेस, हमारे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। इन सब कमिटीज़ में बड़ी बड़ी कमेटियां थी जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। एंड द मेन कमेटी जो सभी कमिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करने वाली कमेटी थी, दैट इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें 7 मेंबर्स थे। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एंड द मेन एडवाइजर टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सर B.N. राव, जिनके बारे में भी हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एक एक्ट पास होता है जो ऑफिशियली इंडिया को आज़ाद करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है, और उसके बाद कुछ चेंजेस आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो वर्किंग है और उनका जो सिग्निफिकेंस है उसमें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस एक्ट के पास होने के साथ ही एक सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, यानी कि अब वो डोमिनियन ऑफ इंडिया की नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है। तो फ्रॉम डोमिनियन वी बिकेम इंडिपेंडेंट। और ये डोमिनियन वाली बात का ही जिक्र करके अक्सर कई सारे मिसकंसेप्शन फैलाए जाते हैं कि इंडिया अभी तक आज़ाद नहीं है या 99 ईयर्स की लीज पे इसे दिया गया है। तो ये सारी फेक न्यूज़ हैं। इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री एंड इज अ सोवरेन कंट्री। एंड आफ्टर द passing of India's Independence Act, the Constituent Assembly became a sovereign Constituent Assembly, यानी कि अब इसके पास अधिकार थे कि ये जो चाहे वो कानून बना सकती है भारत के लिए, और जो सारे कानून ब्रिटिशर्स ने भारत के लिए बनाए हैं अगर वो चाहे तो उन्हें खारिज भी कर सकती है। तो पूरी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास चली जाती है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ घटकर 299 रह जाती है, बिकॉज पाकिस्तान का भी फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। अब जो नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है इसकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज इट बिकेम लेजिस्लेचर फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर से हट चुके हैं, तो हमें अपना जो कानून है या जो न्याय व्यवस्था है या जो भी देश का शासन है वो खुद ही चलाना है। जब तक कि संविधान नहीं बनता तब तक एक एंटरिम पार्लियामेंट बनाई जाती है, और उस पार्लियामेंट का रोल भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही प्ले करती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर उसके भी मेंबर रहते हैं। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, लेकिन जब वो इंडियन पार्लियामेंट के तौर पे कार्य करती है तो उसके स्पीकर या जो चेयर हैं वो होते हैं GV मावलंकर। और ये सारी कार्रवाइयाँ यानी कि जो डुअल रोल है ये शुरू होता है 17 नवंबर 1947 को, एंड इट एंड्स ऑन 24 जनवरी 1950 व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंड। उसके बाद से ये सिंगल रोल प्ले करती है एज अ एंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडियन कंट्री। उसके साथ ही जो इसका रोल है एज एन एंटरिम पार्लियामेंट वो एंड हो जाता है आफ्टर द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1951 टू 52। साथ ही 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू भी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो इसके लिए एक ड्राफ्ट कमेटी सारी कमिटीज़ के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाती है, उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, देन वो जनता के पास भेजा जाता है और बहुत सारे लोगों को ओपन रख दिया जाता है कि इसमें डिस्कशन करें, इसमें अमेंडमेंट्स हो जाएं। देन आफ्टर 8 मंथ्स उसकी सेकंड रीडिंग होती है, इसमें इलेबोरेटली उसके सारे प्रोविजंस को डिस्कस किया जाता है और उनमें अमेंडमेंट्स सुझाए जाते हैं। तो लगभग हमने देखा था कि 7,500 के आसपास अमेंडमेंट्स इसमें प्रपोज किए जाते हैं, जिनमें से 2,500 के आसपास के अमेंडमेंट पे डिस्कशन होता है। एंड आफ्टर दैट ऑल द प्रोविजंस वर डिस्कस्ड थॉरोली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द रिक्वायर्ड अमेंडमेंट विल बी डन टू द रिक्वायर्ड प्रोविजंस। तो जिन भी प्रोविजंस में संशोधन की ज़रूरत होती है, जिन पे वोटिंग के तहत ये मान लिया जाता है कि इन्हें बदलने की ज़रूरत है, उन्हें बदल दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट
जो भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनकर निकल कर आता है उसकी थर्ड रीडिंग होती है, जो कि समराइज वे में उसके पार्ट्स को डिस्कस किया जाता है। और इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को ये सारा कार्य पूरा होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस पे फिर सभी लोग साइन करते हैं, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसके साथ ही कुछ प्रोविजंस हैं जो 26 नवंबर को ही लागू हो जाते हैं, जिनमें एंट्रीम पार्लियामेंट है, सिटीजनशिप है, इलेक्शंस एंड टेम्पररी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लागू हो जाते हैं और इन्हें याद करना जरूरी है। दिस इज द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम 26 जनवरी का रेलेवेंस देखते हैं। तो क्यों 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए दिन चुना गया, जबकि इसका जो कंप्लीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। तो उसके पीछे रीजन है द दिसंबर 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस विच वाज हैपेंड इन लाहौर, जिसमें डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को वी विल सेलिब्रेट अ पूर्ण स्वराज दिवस, यानी कि ब्रिटिशर से पूरी आज़ादी की घोषणा कर देती है नेशनल कांग्रेस in the year 1930. So that day is relevant for our freedom fighters. इसलिए उस डे को कमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करने के लिए या लागू करने के लिए। So this is the relevance of 26 जनवरी which is our Republic Day also. 24 जनवरी को ही जब लास्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तब वो भारत के पहले राष्ट्रपति का भी चुनाव करती है और उनके तौर पर चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। So this whole process takes 2 years, 11 months and 18 days, and 53,000 people will the 53,000 people witnessed that process, and total expenditure for the Constituent Assembly's proceedings were 64 lakh rupees. इसके साथ ही कुछ अदर काम भी Constituent Assembly करती है, जैसे कि नेशनल फ्लैग को अडेप्ट करना हमारे देश के लिए, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को चूज करना। सो दीज आर द डेट्स फॉर दोज इवेंट्स। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स की भी, कॉमनवेल्थ की भी हम मेंबरशिप ले लेते हैं। तो दीज डेट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, दीज आर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इतनी चीजें होने के साथ ही हमने कल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण को पूरी तरह से देखा था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द एनालिटिकल पार्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया और हमें बड़ी आसानी से ऐसा लगा कि सारा का सारा काम हो गया, बट देयर आर सम चैलेंजेस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इतना आसान नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, क्योंकि डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, बहुत सारी बातों पर डिस्कशन हुआ था। यू नो वेरी वेल दैट मोर देन 2 years लगे थे इसे बनने में। तो हम देखते हैं कि क्या चैलेंजेस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। तो जो चैलेंजेस थे उनमें पहला चैलेंज हम देखते हैं कि टू मैनेज डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड इंटरेस्ट। दिस इज ऑल कॉन्सेप्चुअल पार्ट, और ये आपकी समझ विकसित करेगा इंडियन पॉलिटी को समझने में, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में, बिकॉज दीज चैलेंजेस आर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इन्हीं का सामना करते हुए हमने अपना संविधान बनाया है। तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह से हमारा संविधान किन चैलेंजेस के थ्रू बना, जिसकी वजह से हमें आने वाले समय में जब हम इनके प्रोविजंस पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें भी समझने में, उनके पीछे की जो विचार हैं उसको समझने में आसानी मिलेगी। सो फर्स्ट चैलेंज इज टू मैनेज द डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड इंटरेस्ट, यानी कि भारत में अलग अलग ग्रुप के लोग थे, अलग अलग लीडर्स थे, जिनके अपनी अपनी आइडियोलॉजीज थी और अपने अपने इंटरेस्ट से, और वो अपने अपने तरीके से भारत के संविधान को बनवाना चाहते थे। ये सारी आइडियोलॉजीज और इंटरेस्ट के लोग जब एक साथ इकट्ठा होकर संविधान बनाते हैं, तो ये लाजमी है कि उनके बीच कुछ डिफरेंसेस होंगे, बिकॉज सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी के तहत इंडिया की तस्वीर वो बनाना चाहते हैं। और इसके बीच कैसे हमने सामंजस्य बैठाया, कैसे मीडिएशन करते हुए उन प्रोविजंस को बनाया, ये हमारे लिए एक चैलेंज था। और इसके बारे में हमने यही लिखा है कि बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्ट of the people of different ideologies such as Gandhism, Socialism, Marxism, Nationalism and Liberalism, all of them try to put their point of view at the center of the constitution, thus conflicts were inevitable. So Gandhism, Socialism, Marxism, Nationalism and Liberalism, these are the major ideologies at that time जो कि prevalent थी। एक एक करके इन आइडियोलॉजीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो गांधीज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्राम स्वराज से निकलता है। ये महात्मा गांधी के द्वारा पेश किया गया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जिसको उनके फॉलोअर्स काफ़ी असर्ट करते थे, और उनका मानना था कि भारत में भी इसी तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि विलेज लेवल से शुरू हो पावर, सबसे निचले लेवल से, और फिर विलेज से ऊपरी लेवल पे जाए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए, और देन फिर स्टेट लेवल पे
लोग चुने जाएं और देन सेंटर पे हम जाएं। तो इट इज़ अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में बात करते थे गांधी जी। विलेजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के पीछे रीज़न ये था कि उस समय का भारतीय समाज ज़्यादातर ग्रामीण था, और यहाँ पर ग्रामीण समाज के लोग ज़्यादा होने की वजह से उन्हीं के साथ अगर हम मिलकर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपना डिज़ाइन करेंगे तो वो भी इस प्रोसेस में टेक पार्ट ले पाएंगे, उनकी एजुकेशन इस तरीके से होगी और धीरे धीरे वो पूरे समाज में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनेगी जिसके तहत वो एक विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आ पाएंगे। सिमिलरली एक अलग आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, और इसी से मिलती जुलती आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म की। तो सोशलिज्म सीधे सीधे कम्युनिटी की बात करता है, सोसाइटी की बात करता है, इंडिविजुअल की अपेक्षा। तो एज अ सोसाइटी जो सेंटर में रखता है अपनी आइडियोलॉजी के, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं उन पर सोसाइटी का हक हो और सोसाइटी में उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इस तरीके से जो सिस्टम बनेगा, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनेगा, उसे सोशलिज्म कहते हैं। अगर कहीं ज़मीन है, एक बड़ी ज़मीन देश के पास है जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है या कोई भी रिसोर्स जहाँ से लिए जा रहे हैं, तो उस ज़मीन पर पूरी सोसाइटी का हक हो और जिसकी जितनी नीड हो उसको उतने अनुसार उन रिसोर्सेज से मिलने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। इस तरीके से हम सब, पूरा देश एक परिवार के तौर पर रहेगा और सभी को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी नीड फुलफिल की जाएगी और ये समाज इस तरीके से आगे बढ़ेगा। मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो भी सोशलिज्म से ही निकली हुई है, लेकिन इसमें जो मार्क्स के विचार हैं वो वायलेंस के तरीकों को अपनाते हैं। वो कहते हैं कि जो गरीब तबका है उसे कभी उसके हक नहीं मिल पाएंगे, इसलिए गरीब तबके के लोगों को, जिनमें किसान और मजदूर शामिल हैं, उन्हें एक क्रांति करने की जरूरत है जिसे सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हो। सर्वहारा वर्ग उन्हें कहते हैं जो सबसे ज्यादा दबे कुचले और सबसे निचले स्तर पर लोग हैं, और इन्हें बिना किसी वायलेंट रिवॉल्यूशन के, यानी कि बिना हथियार उठाए, इन्हें अपने हक नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म की थी, लेकिन जो इंडियन वर्जन है इस मार्क्सिज्म का, यानी कि जो इंडियन मार्क्सिस्ट थे, वे इस सभी बातों को मानते थे, यानी कि गरीबों को उनके हक दिलाने की जरूरत है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उन्हें उनका हक दिलाने की जरूरत है। लेकिन जो इंडियन मार्क्सिस्ट थे उनका मानना था कि ये वायलेंट तरीके से नहीं होना चाहिए बल्कि डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी विच वाज प्रिवेलेंट एट दैट टाइम इन इंडिया, और इस तरह की आइडियोलॉजी वालों का एक अलग सपना था जो गरीब तबके के लोगों को अपने आइडियोलॉजी के सेंटर पे रखते थे। तो गांधीइज्म जहाँ विलेज लेवल पे फोकस करता था, सोशलिज्म सोसाइटी को एज अ होल अपने सेंटर पे देखता था, मार्क्सिज्म गरीब तबके के लोगों को अपने विचार के केंद्र में रखकर चीज़ों को आगे बढ़ाकर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता था। उसी तरह से अलग अलग आइडियोलॉजीज के सेंटर में अलग अलग चीज़ें थी, जैसे गांधीइज्म, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म पढ़ा। अब उसी तरह हम देखते हैं व्हाट इज नेशनलिज्म। तो एक आइडियोलॉजी नेशनलिज्म की भी आइडियोलॉजी थी जिसके सेंटर में नेशन होता था, यानी कि जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद की विचारधारा कुछ कुछ हद तक सभी विचारधाराओं को आपस में मिलाती हुई विचारधारा थी, लेकिन इसके सेंटर में रहता था नेशन, और नेशन बिल्डिंग के लिए जो भी आवश्यक हो वो करने की जरूरत थी, उसे फोकस में रखकर हम अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिजाइन करें। इस तरह की विचारधारा को नेशनलिज्म कहते हैं, और इसमें इंडिविजुअल्स के हितों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती बल्कि नेशन के हितों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और इसी के ठीक अलग विचारधारा हमें देखती है लिबरलिज्म की, जो उदारवाद के नाम से हम जानते हैं। तो गांधीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, राष्ट्रवाद और उदारवाद। उदारवाद एक इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल को ज़्यादा तवज्जो देता है, न कि सोसाइटी को या नेशन को। उसका कहना ये होता है कि अगर एक व्यक्ति का पूरा विकास होगा, इंडिविजुअली वो फुल्ली ग्रो कर पाएगा, उसे ऐसी कंडीशन मिल पाएंगी जहाँ वो ठीक से अपना डेवलपमेंट कर सके, तो स्वतः ही पूरे समाज का भी विकास हो जाएगा और पूरे राष्ट्र का भी विकास हो जाएगा। सो लिबरलिज्म फोकस करता है इंडिविजुअल अप्रोच पे, नेशनलिज्म फोकस करता है नेशन पे, मार्क्सिज्म और सोशलिज्म फोकस करते हैं सोसाइटी पे और फार्मर एंड लेबर्स पे। ये बहुत ब्रीफ में मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ दीज आइडियोलॉजीज, नहीं तो अपने आप में ये आइडियोलॉजीज इस तरीके की कि इन पे एक पूरी बुक लिखी जा सकती है और उन्हें पढ़ा जा सकता है। सिमिलरली गांधीइज्म फोकस्ड ऑन विलेज लेवल एम्पावरमेंट।
इतनी बातें अगर क्लियर हो तो हम ये समझते हैं कि इतने सारी विचारधाराओं के लोग जो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार देश का विकास करना चाहते थे, इन सारी विचारधाराओं के लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम देश के लिए संविधान बनाना था। तो हर प्रोविजन, जिस भी प्रोविजन पे डिस्कशन होना था, उसमें ये सभी विचारधारा के लोग अपने अपने अनुसार उसे ढालने की कोशिश करते थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये चैलेंज था कि इन सारी विचारधाराओं में जो कुछ कुछ हद तक एक दूसरे के विपरीत भी कभी कभी लगती हैं, कैसे सामंजस्य बिठाया जाए और कैसे किसी प्रोविजन को बनाया जाए और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए। सो दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द नेक्स्ट चैलेंज वाज टू सेलेक्ट द राइट पाथ ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर भी विचारधाराओं की ही लड़ाई है, लेकिन ये किस लिए है कि किस तरह से देश में विकास कार्य किए जाएंगे। तो हम देखते हैं मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट थिंकर्स एडवोकेटिंग द डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जहाँ सरकार के पास सारे अधिकार हैं, जितने भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है या रिसोर्सेज हैं, उन सभी पे सरकार का हक होता है और सरकार ही लोगों को उसमें एम्प्लॉय करके कुछ काम करवाती है और देन सरकार ही डिस्ट्रीब्यूट करती है उनसे होने वाले प्रॉफिट्स को या उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को। तो ये एक मोड ऑफ डेवलपमेंट है जो कि उस समय के सोवियत यूनियन में बना हुआ था। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट थिंकर्स इस तरह के मॉडल की जो है प्रशंसा करते थे, उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते थे। वहीं गांधीयन थिंकर्स का जोर रहता था, दे वर इन अपोजिशन ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सपोर्टेड द ग्राम स्वराज विलेज सेल्फ रूल। तो डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत थी, लेकिन गांधीयन थिंकर्स का मानना था कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ पुअर कंट्री और इसके सभी लोगों का विकास करने के लिए एक बेटर जो तरीका है वो ग्राम स्वराज है, यानी कि गांव के स्तर पर ही मोड ऑफ प्रोडक्शन किया जाए, वहीं कुछ उद्योग लगाए जाएं, छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग जिन्हें कहते हैं एमएसएमई नाम से हम उसे जानते हैं, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनके तहत हम यहाँ की गांव के लोग ही कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं और उसी तरीके से वो डेवलप करते करते आगे बढ़ें, बिकॉज उनका मानना था कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते एक तबके को बहुत सारी इनकम तो मिल जाती है, बहुत सारे रिसोर्सेज में उनको हक मिल जाता है, लेकिन जो एक दूसरा तबका है वो उसकी डिस्पैरिटी बनी रहती है। जैसा कि हम आज के समय में भी देखते हैं कि कैपिटलिज्म के थ्रू जब हम फ्री मार्केट रखते हैं, यानी कि पूरा कंपटीशन के लिए छोड़ देते हैं मार्केट को, तो कुछ लोग तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ लोग पीछे ही रह जाते हैं। और एक बड़े देश में जहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी हो, वहाँ ज़रूरी है कि सभी का विकास हो सके और इसके लिए विलेज सेल्फ रूल को गांधीयन थिंकर सबसे बेटर मॉडल मानते थे फॉर डेवलपमेंट। इसी तरह एक तीसरा ग्रुप भी था जिस जो डिमांड करता था फ्री मार्केट इकोनॉमी की और कैपिटलिस्टिक सिस्टम की, लाइक अमेरिका एंड इंग्लैंड, और वो कहता था कि इसके माध्यम से जब आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो हर कोई बेटर से बेटर करने की कोशिश करेगा और इस तरह से देश का विकास होगा। तो इन सारी जो आइडियोलॉजीज के तहत जो डेवलपमेंटल मॉडल हैं उनमें कुछ अपनी खूबियां हैं लेकिन कुछ खामियां भी हैं, और इन्हीं सबको दूर करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिसमें इस तरह की बातें अपेक्षित हों जो सभी आइडियोलॉजीज के लोगों को मान्य हो, वो बनाना एक चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। तो अभी तक हमने 2 चैलेंजेस देखे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, आई होप आपकी समझ में आए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, टू कनेक्ट द माइनॉरिटीज टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशन एंड चैलेंज ऑफ कम्युनलिज्म। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं माइनॉरिटीज से मतलब होता है ऐसी कम्युनिटीज, या अगर देश की जनसंख्या को अलग अलग कम्युनिटीज में किसी भी आधार पर बांट कर देखें, भले ही वो भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, बहुत सारी कम्युनिटीज से मिलकर हमारा देश बना है। यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं। अगर किसी भी इलाके में किसी धर्म के लोग की संख्या कम है बाकी धर्म के लोगों की अपेक्षा, तो उसे वहाँ की रिलीजियस माइनॉरिटी कह सकते हैं। इसी तरह किसी एक भाषा को बोलने वाले लोग किसी इलाके में बाकी भाषाओं को बोलने वाले लोगों की अपेक्षा कम है, सपोज किसी हिंदी बेल्ट में किसी तमिल भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वहाँ हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, वहाँ तमिल भाषा बोलने वाला यदि कोई व्यक्ति होगा तो वो अल्पसंख्यक होगा, यानी कि वो माइनॉरिटी में होगा वहाँ। तो इस तरीके की माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे तर्क ये था कि इस तरह की जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में पहले लाया जाए, और जो नेशन के सामने नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस है उसमें उन्हें शामिल किया जा सके, उनके अधिकार भी सुनिश्चित किए जा सके। साथ ही हमें कम्युनलिज्म की जो प्रॉब्लम है, यानी कि एक कम्युनिटी में लोग अपने को बांट कर देख लेते हैं और एज अ होल जो कंट्री के वो सिटीजन है उसकी जो आइडेंटिटी है उसको दूसरे दर्जे पर रखते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम है यानी कि संप्रदायवाद की जो समस्या है उससे भी हमें जूझना था और उससे लड़ते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था।
तो इसके बारे में जो हमने बात लिखी है वो कुछ इस तरह से है। द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया मेड फ्रैक्चर्स इन इंडियन कंसाइंस ऑन कम्युनल लाइंस। तो पाकिस्तान का गठन अपने आप में बहुत सारी बुरी यादें हमारे सामने जोड़ कर लेकर के आया। बहुत बड़ा नरसंहार हमने देखा था इस पार्टीशन के दौरान, और लोग धर्म के आधार पर बढ़ चुके थे और एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से काफी ज्यादा नफरत करने लगा था। तो ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिसमें सभी धर्म के लोगों के लिए जगह हो, और ये जो नफरत पैदा हो चुकी है लोगों के बीच में आपस में, उसका कैसे हम निदान कर सकें, ये एक चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों के सामने। के अलावा देयर वाज अ फियर अमंग माइनॉरिटीज अबाउट हाउ द मेजॉरिटी विल बिहेव आफ्टर दिस इंसिडेंट। At the same time, there is a sense of betrayal and deep dissatisfaction among the members of majority community, and communal hatred was at its peak. माइनॉरिटी जो भी रह गई थी इंडिया में, खास तौर पे धर्म के आधार पर, उनके भीतर ये डर था कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इंडिया की किसी भी धर्म के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि एक मुस्लिम आबादी कम है टोटल में उस समय और ज़्यादातर संख्या हिंदुओं की है या अदर रिलीजन्स की है, तो उनके पीछे डर था कि हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा इस देश में, इस स्वतंत्र देश में। उस डर को दूर करने का चैलेंज भी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, और उसने बखूबी दूर भी किया कुछ ऐसे प्रोविजंस बना के। साथ ही साथ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है जो सौहार्दपूर्ण तरीके से रहती थी अभी तक सभी लोगों के साथ मिलकर, ये पार्टीशन उनके लिए काफ़ी सारी डीप स्कार्स लेकर आया, कुछ घाव उनके मानसिक पटल पर आ गए, जिसकी वजह से उनके अंदर इस तरह की एक भावना थी कि उनके साथ धोखा हुआ है, और वो पूरी तरह से असंतुष्ट थे इस पूरे मामले में जो भी तरीका अपनाया गया। तो उनका मानना था कि संविधान में उनके लिए भी इस तरह के प्रावधान हो तो आने वाले समय में जो ये पार्टीशन जैसी चीज़ हुई है या कम्युनल ग्राउंड्स पे कुछ बातें हुई हैं वो ना हो, और इसको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बखूबी ठीक किया, भारत को एक स्ट्रॉन्ग सेंटर प्रोवाइड करके, जिसे हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो दीज आर द चैलेंजेस जिसमें माइनॉरिटीज़ को के हितों का ध्यान रखना और कम्युनलिज्म की जो समस्या उत्पन्न हो गई थी उसको दूर करते हुए कुछ ऐसे प्रावधान बनाना, ये चैलेंजेस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने संविधान बनाने को लेके। फिर हम देखते हैं जो अगला चैलेंज था, दैट इज टू सिक्योर द नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, और ये ऊपर वाले इसी पॉइंट से जुड़ता हुआ सा है। उसके साथ ये सब समस्याएं देश की एकता और अखंडता के लिए तो नुकसानदेह थे ही, जैसे कि माइनॉरिटीज के साथ अगर कुछ गलत होता है तो देश की एकता और अखंडता को इससे नुकसान पहुंचेगा। साथ ही कम्युनलिज्म किसी भी कंट्री की इंटेग्रिटी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अगर हम एज अ कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री ऐसे अपने को ना आइडेंटिफाई करें और किसी कम्युनिटी के बेस पे अपने को आइडेंटिफाई करके अलग अलग गुटों में बढ़ जाएं, तो उसी तरह की सिचुएशन सामने आ जाएंगी जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज आसानी से कर लिया था। हमने पढ़ा था आज सुबह की हिस्ट्री की क्लास में, जहाँ पर ये जो पॉलिटी का सेगमेंट है ये हिस्ट्री से भी जुड़ता है। इस तरह से देश पे अंग्रेजों ने अलग अलग राज्यों को अपने अधीन किया, बिकॉज उस राज्य के अपने राजा या हमारे देश के जो इंडियन रूलर्स थे वो आपस में डिवाइडेड थे, उनमें यूनिटी नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें देश की इंटेग्रिटी के लिए और उसकी यूनिटी के लिए खतरनाक होती हैं, और ये चैलेंज था इंडिया के सामने उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य जिन लोगों के पास था, कि कैसे वो देश की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करने वाले कुछ ऐसी बातें संविधान में लिखें जो आने वाले समय में भी देश को एकजुट बनाए रखे। इसके अलावा एक और चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, वो था प्रिंसली स्टेट्स को लेकर। द प्रिंसली स्टेट्स वर लेफ्ट विद द चॉइस टू ईदर जॉइन द पाकिस्तान और टू बी विथ इंडिया, एंड इफ नन ऑफ दीज देन टू रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम बोथ। तो जो देसी रियासतें थी उस समय के भारत में, एक हिस्सा तो वो था जो ब्रिटिशर्स द्वारा गवर्न होता था और एक हिस्सा जो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स गवर्न करते थे, जिसमें उनके कठपुतली राजा होते थे। अब उन राजाओं के सामने एक अच्छा मौका था अपने राज्य को दोबारा पाने का और पूरी की पूरी शक्ति अपने हाथ में लेने का, लेकिन क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और यहाँ सभी राज्यों का एकजुट होना जरूरी था, तो ऐसी स्थिति में प्रिंसली स्टेट्स की ये जो आकांक्षा थी ये देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरनाक थी। इसलिए ये भी ज़रूरी था कि कैसे इन सारे जो देसी रियासतें हैं इनको शामिल किया जाए भारत में, और ऐसे कौन से प्रावधान बनाए जाएं जिससे इन्हें ये डर न रहे कि जो इनका प्रिंसली स्टेट है इसकी जो पावर है वो छिन जाएगी।
तो इन सब बातों को सुनिश्चित करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। सो द चैलेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज टू मेक सच अ कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन accommodate the aspirations of the princely state। ठीक, तो इतने सारे हमने चैलेंजेस अभी देखे। मेन 4 चैलेंजेस हमने अभी डिस्कस किए हैं। बहुत सारी आइडियोलॉजीज के और बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप को सेटिस्फाई करने का चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। इसमें हमने डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें प्रोमिनेंट जो आइडियोलॉजीज हैं वो हैं गांधीज़म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म। और इसी तरह की आइडियोलॉजीज के जो मोड ऑफ डेवलपमेंट थे उनको भी वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए, मगर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू एक साथ जो कि आपस में अपोजिशन में हैं वो शामिल नहीं हो सकते थे। इसलिए कुछ ऐसे प्रावधान बनाना जिससे सभी की जरूरी और अच्छी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो जाए, ये भी चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। तो ये 2 चैलेंजेस हमने देखे थे। उसके अलावा माइनॉरिटीज़ को किस तरह से संभाल के रखा जाएगा, कम्युनलिज्म की समस्या से कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए ज़रूरी कानून बनाने की जिम्मेदारी भी संविधान सभा के सामने थी। और ये एक चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, इन सब टर्मोइल की जो हीटेड सिचुएशन थी उस समय उसे शांत करने के लिए कैसे प्रयास किए जाए, और कुल मिलाकर देश की एकता और अखंडता को कैसे बनाए रखा जाए, उसके लिए कैसा संविधान बनाना ज़रूरी है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और ये एक चैलेंज भी था क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे देश में, जो देशी रियासतें थी जो राजाओं के अधीन थी, उनकी मंशा नहीं थी शुरुआत में भारत के में शामिल होने की, या कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये ज्योग्राफिकली भी पॉसिबल नहीं था कि उन्हें पाकिस्तान में शामिल किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे उन सबके हितों को समझते हुए कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जो बाद में समय के साथ बदले गए, लेकिन उस समय उन सारे स्टेट्स को कैसे दर्जा दिया गया संविधान में, ये एक चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। इसके अलावा अब हम कल की क्लास में बाकी के कुछ चैलेंजेस देखेंगे, जैसे किस तरह की डेमोक्रेसी को अपनाया जाए। इसको समझने के क्रम में हमारी जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी पॉलिटी की, उसमें जिसमें हमने डेमोक्रेसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया था, वो इम्पोर्टेंट साबित होगी, और उसकी समझ अगर आप में है तो आप इस बात को ठीक से समझ पाएंगे। और इसके अलावा टू सेलेक्ट द बेसिक नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द इनेबलर ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी एक तरीका है जिस पे डिस्कशन हुआ। ये एक चैलेंज था कि कैसे बनाया जाए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसे प्रॉपरली कॉन्फेडरेशन की तरह से बनाया जाए या एक यूनिटरी स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो उस पर क्या फैसले लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उनके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो होगा इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन कैसे किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कौन सी पॉलिसी अपनाई, और ये सारी बातें अब हम करेंगे कल की क्लास में डिस्कस। तो आई होप आज की क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए आपकी तैयारी में कारगर साबित होगी ये इन्फॉर्मेशन, तो देन यू कैन लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। इसके साथ ही जो हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं, और आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स, कोई भी सवाल हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू जॉइन अस ऑफलाइन, तो हमारी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम ऑफलाइन प्रोग्राम भी अभी रन कर रहे हैं, वहाँ हम फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर सकेंगे और ठीक से हम इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिस्कशन कर सकेंगे। तो टिल देन, अब अगली क्लास तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड कीप लर्निंग एवरी डे। बाय बाय।